देखिए बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इनका एक हल्का सा परिचय, साथ ही साथ नाम पद्धति और विरचन की विधियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिचय के बारे में। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह यानी C डबल बॉन्ड O OH होता है। देखिए बच्चों, जो ये समूह होता है C डबल बॉन्ड O OH, इस समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में ये कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, क्या है इसमें? कार्बोनिल समूह। देखिए ये जो कार्बोनिल समूह है भाई, ये कार्बोनिल समूह हो गया ना, ये कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो देखिए इसमें दो भाग हो गए, एक तो कार्बोनिल समूह वाला भाग हो गया, एक हाइड्रोक्सिल समूह वाला भाग हो गया। ठीक है, और इस पूरे समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह के आधार पर ये एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल होते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह के आधार पर ये एलिफेटिक या एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए क्या है इनमें कार्बोक्सिलिक जो समूह है उससे कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। और अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो देखिए इसमें जो कार्बोक्सिल समूह है इससे कोई एरोमेटिक वलय या हम बोल सकते हैं एरिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च सदस्य यानी कार्बन 12 से कार्बन 18 को वसा अम्ल कहते हैं, जो प्राकृतिक वसाओं में ग्लिसरॉल एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। तो किसके रूप में पाए जाते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर के रूप में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों का एक छोटा सा परिचय। अब हम बात करेंगे नाम पद्धति के बारे में। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की नाम पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम इनके प्राप्ति के प्राकृतिक स्रोत के ग्रीक अथवा लैटिन नाम से दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सामान्य नाम होते हैं वो इनके प्राप्ति के प्राकृतिक स्रोत के ग्रीक या लैटिन नाम से दिए गए हैं। इनके अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न इक एसिड लगाया जाता है। और देखिए इनका जो नाम लिखेंगे हम लोग उसमें क्या होता है? अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलग्न लगाया जाता है इक एसिड। क्या लगाया जाता है? इक एसिड। तो देखिए आगे देखिए, जैसे देखिए बच्चों फार्मिक अम्ल, देखिए बच्चों इसे कहा जाता है फार्मिक अम्ल। देखिए मैं इसे खोल के बना रही हूँ इसकी संरचना को, HC डबल बॉन्ड O OH, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। और देखिए बच्चों, जो फार्मिक अम्ल है वो सबसे पहले कहाँ से मिला? सर्वप्रथम लाल चींटियों से प्राप्त हुआ था। और देखिए लैटिन में फार्मिका का अर्थ होता है चींटियां, यानी फार्मिका से बना है फार्मिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये लाल चींटियों में मिला था। आगे देखिए एसिटिक अम्ल, देखिए बच्चों इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH, इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो देखिए बच्चों सिरके से, सबसे पहले किससे मिला था? सिरके से मिला था। और देखिए लैटिन शब्द एसिटम से बना है एसिटिक अम्ल। और देखिए लैटिन शब्द एसिटम का अर्थ होता है सिरका। क्या होता है? सिरका। तो ये एसिटम से बना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए ब्यूटेरिक अम्ल, देखिए बच्चों इसे ब्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। देखिए ये हो गया हमारा ब्यूटेरिक अम्ल। और
और देखिए जो ध्यान दीजिएगा, जो ब्यूटेरिक अम्ल है वो सड़े मक्खन से प्राप्त हुआ था सबसे पहले, और लेटिन में देखिए ब्यूटीरम, ब्यूटीरम को कहते हैं, यानी ब्यूटीरम का अर्थ होता है मक्खन, और ब्यूटीरम से बना है ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो ये सामान्य नाम है ये भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए IUPAC पद्धति में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाया जाता है। देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अगर हमें IUPAC नाम लिखना है तो अब हम लगाएंगे ओइक, ओइक काम में लेंगे, यानी अंग्रेजी में जो इनका नाम लिखा जाता है उसके अंत में स्थित ई के स्थान पर हम ओइक लगा देंगे, यानी ओइक अम्ल। इस तरीके से तो देखिए कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु को प्रथम संख्या यानी संख्या नंबर 1 प्रदान की जाती है। तो देखिए बच्चों जब भी कार्बन श्रृंखला का अंकन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। देखिए समझ लीजिए, देखिए बच्चों ये कोई कार्बन की श्रृंखला है और इससे कोई ये कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, तो इसको जो कार्बोक्सिलिक समूह का जो कार्बन है इसे नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी इससे हमेशा क्या दिया जाता है, नंबर 1। इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों का नाम लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक समूह हटाकर बची संगत एल्केन की कार्बन श्रृंखला के कार्बनों का अंकन करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूहों की स्थिति सहित उनकी संख्या, गुणात्मक पूर्वलगन और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि को मूल एल्किल श्रृंखला के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह है तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये मैं कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रही हूँ जिसमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों हमें इसका नामकरण करना है तो हम इसे लंबी श्रृंखला के रूप में लेंगे। ठीक है, 3 कार्बन की, तो ये क्या हो गई, प्रोपेन। क्या हो गई, प्रोपेन। अब गिनती 1 2 3, देखिए तीनों कार्बन से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, और यहाँ पे लग जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लग जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक, देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। और देखिए जो कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति है उसे देखिए इस तरीके से गुणात्मक पूर्वलगन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब देखिए COOH समूह की स्थिति गुणात्मक पूर्वलगन से पहले अरेबिक संख्या में लिखकर दर्शाई जाती है। भाई अभी हमने अरेबिक संख्या में लिखा ना 1 2 3, इस तरीके से स्थिति दर्शाई जाती है। अब देखिए बच्चों हम कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम और IUPAC नाम की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है फार्मिक अम्ल, मैंने आपको बताया था इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं, और IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। देखिए बच्चों एक कार्बन है, भाई एक कार्बन का अम्ल है तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेन ओइक, लास्ट में ओइक लग गया तो मेथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से देखिए इसका सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है और क्या हो जाएगा IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से देखिए इसे देखिए बच्चों, इसे कहा जाता है ऑक्सेलिक अम्ल। देखिए बच्चों सामान्य नाम, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमें इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नाम भी पता होना जरूरी है। तो देखिए इसे कहते हैं ऑक्सेलिक अम्ल। और IUPAC नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बच्चों ये हो गया एडिपिक अम्ल और इसे कहते हैं हेक्सेन डाइओइक अम्ल, क्योंकि देखिए 4 कार्बन तो ये हो गए और 5 और 6 कार्बन हो गए और 6 कार्बन का अम्ल है तो ये हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए बच्चों ये हमारा कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सामान्य नाम होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। और अगर IUPAC नाम की बात करें तो या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल कह दो, या जो इसका बेंजोइक अम्ल है, जो ये बेंजोइक अम्ल वाला नाम है ये भी क्या है, मान्यता प्राप्त है। यानी IUPAC में या तो इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं या इसे बेंजोइक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसको देखिए
इसका जो सामान्य नाम है वो होगा फेनिल एसिटिक अम्ल। क्या होगा? फेनिल एसिटिक अम्ल। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर पे ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है तो 2 फेनिल, ठीक है, और 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए इसे कहा जाता है थैलिक अम्ल, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह पास पास की स्थितियों पर होते हैं, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम देखिए बेंजीन, ये पूरा बेंजीन हो गया, और ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। देखिए बच्चों, आप कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना समझने की कोशिश करिए। देखिए कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिल कार्बन से संयुक्त सभी आबंध एक ही तल में होते हैं तथा एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण द्वारा विलगित रहते हैं। अरे भाई बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इस कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन कैसा होता है? sp2 संकरित होता है, ठीक है। यानी इसी कारण से क्या होते हैं, जो इसके सभी आबंध है वो एक तल में तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन से निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के कारण कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि भाई जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह का जो ये कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन की तुलना में क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है, और उसका हमें पता किससे चलता है? इन अनुनादी संरचनाओं से। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए कार्बोक्सिलिक समूह में अगर ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे चल जाते हैं, देखिए ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं तो कार्बन पे तो आ गया प्लस और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इधर पाई बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन का प्लस आवेश तो खत्म और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन अनुनादी संरचनाओं को आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ध्यान से आप, भाई कार्बन पे प्लस आवेश आ रहा है, ठीक है, कार्बन पे प्लस आवेश आ रहा है यहाँ पे, और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस संरचना में इस ऑक्सीजन पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक समूह की हम लोग बात करें तो इसका जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है ये कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है, और इसी कारण से ये एल्डिहाइड और कीटोनों की तुलना में जो नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया है वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की विधियों के बारे में। देखिए जो ध्यान से समझना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए, प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से, दूसरा है एल्किल बेंजीनों से, तीसरा है नाइट्राइल और एमाइड से, चौथा है ग्रिग्नार अभिकर्मक से, पांचवा है एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से, और छठा है एस्टर से। तो देखिए बच्चों, हम इन एक एक विधियों का यहाँ अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पहली विधि देखिए, पहला देखिए प्राथमिक अल्कोहल व एल्डिहाइड से। देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया हम पढ़ के भी आए हुए हैं भाई, जब हम लोगों ने अल्कोहल और एल्डिहाइड वाला टॉपिक पढ़ा तब हमने ये पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से प्राथमिक अल्कोहलों के और एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जाते हैं। और एक बार हम और पढ़ लेते हैं इसे। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्म को जैसे उदासीन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा कोई प्राथमिक अल्कोहल है, और देखिए क्षारीय KMnO4 और अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटन करते हैं, देखिए ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये भी हमारा कोई अल्कोहल है, 1-डेकेनोल है, लीजिए भाई इसका CrO3 और H2SO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये बन गया डेकेनोइक अम्ल, ठीक है। तो क्या हुआ? अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अम्ल प्राप्त हो गए। आगे देखिए,
एल्डिहाइड मृदु ऑक्सीकरण कर्मकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो एल्डिहाइड होते हैं वो भी मृदु ऑक्सीकरण कर्मक, जैसे टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलयन है, इनके द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। और देखिए एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे मृदु परिस्थितियों में, यानी मृदु ऑक्सीकरण कर्मकों के द्वारा, ये हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कीटोनों का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक और उच्च ताप पर होता है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो कीटोन है, जब कीटोनों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। और देखिए इस एसीटोन का जब हम लोगों ने ऑक्सीकरण किया तो एसिटिक अम्ल बन गया, साथ में CO2 और H2O। ठीक है, और देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि कीटोनों का जो ऑक्सीकरण होता है वो पोपाफ नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यानी पोपाफ नियम ये कहता है कि यदि किसी कीटोन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग है तो ऑक्सीकरण के दौरान जब विदलन होता है, जब बंध का विदलन होता है, तो जो कार्बोनिल समूह है वो उस एल्किल समूह के साथ जाता है जो क्या होता है, छोटा, यानी कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये कोई कीटोन है। ठीक है, ये कोई कीटोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस कार्बोनिल समूह से दोनों समूह अलग अलग है और ये समूह छोटा है और ये समूह बड़ा है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है वो इस मैथिल के साथ जाएगा, यानी यहाँ से क्या होगा, बंध का विदलन होगा। ठीक है, इसे कहा जाता है पोपाफ नियम। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए एल्किल बेंजीनों से, देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों के क्रोमिक अम्ल अथवा क्षारीय कैमिनोफोर द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से बनाए जा सकते हैं। संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला कितनी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिल समूह का निर्माण करती है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए प्राथमिक व द्वितीयक एल्किल समूह भी इसी प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये कोई टॉल्विन है। ठीक है, एल्किल बेंजीन है तो KMnO4 और KOH से हमने इसकी अभिक्रिया करवाई। ठीक है, सबसे पहले लीजिए इसका पोटेशियम लवण बन गया और फिर जब हमने जल की उपस्थिति में अपघटन करवाया, यानी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया, तो हमारे किसका निर्माण हो गया, बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जो पार्श्व श्रृंखला है, जो ये CH3 समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह में बदल गया। ठीक है, आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए प्रोपिल बेंजीन, देखिए प्रोपिल बेंजीन के साथ भी सेम हम यही अभिक्रिया करवाएंगे। भाई इसकी अभिक्रिया KMnO4 और KOH के साथ करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अम्ल का पोटेशियम लवण बन गया और जब अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया तो बेंजोइक अम्ल का क्या हो गया, निर्माण, यानी जो प्रोपिल समूह है ये पूरा प्रोपिल समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदल गया। ठीक है बच्चों, आई समझ में अभिक्रिया। आगे देखिए तीसरा, देखिए नाइट्राइल और एमाइड से, देखिए जो समझेगा बहुत अच्छी अभिक्रिया है। एल्केन नाइट्राइल का जल अपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम से कराने पर पहले एमाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो देखिए बच्चों, जो एल्केन नाइट्राइल है, जिन्हें हम साइनाइड भी कहते हैं, अगर उनका जल अपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कराया जाता है, पहले बनता है एमाइड और एमाइड बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, और देखिए अभिक्रिया को एमाइड पद पर रोकने के लिए, मान लीजिए हमें केवल एमाइड ही बनाना है, तो मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए साइनाइड है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवा रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा, जल का योग होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये साइनाइड यही तो होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे और देखिए हमें क्या मिल गया, एमाइड मिल गया और फिर एमाइड का वापस से हमने अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपघटन किया, यानी इसे गर्म किया, तो ये क्या बन गया, अम्ल बन गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये अभिक्रिया, देखिए मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया, देखिए पहले बना एथेनेमाइड और एथेनेमाइड से बन गया एथेनोइक अम्ल। और इसी तरीके से देखिए अगर मान लीजिए एमाइड है, हम एमाइड से भी अम्ल बना सकते हैं। देखिए ये बेंजामाइड है, बेंजामाइड का अम्ल की उपस्थिति में अपघटन किया हमने, जल अपघटन, लीजिए बेंजोइक अम्ल बन गया और ये अमोनिया बाहर निकल गई। ठीक है, आई अभिक्रिया समझ में। आगे चलिए, चौथा देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो देखिए
ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं, जो अम्लीय जल अपघटन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए अभिक्रिया, तो देखिए ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया हम CO2 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो सबसे पहले ये मध्यवर्ती बनेगा और फिर इस मध्यवर्ती का जल अपघटन करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिए इससे एक कार्बन परमाणु अधिक वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्मित किया जाता है, अर्थात श्रेणी का क्या होता है, श्रेणी का यहाँ पे अवरोहन होता है। तो देखिए बच्चों एक बार इस अभिक्रिया को आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से अभिक्रिया होती है। देखिए ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ठीक है, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम CO2 के साथ में। हमें पता है इस पे होता है पार्शियली ऋणावेश, इस पे होता है पार्शियली धनावेश। तो ये जो R माइनस है ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बना, ये बना RC, ये O माइनस आ गया इस पे, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ गया Mg और ये X, ये Mgx प्लस इससे जुड़ गया, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम इसका करेंगे जल अपघटन करेंगे और देखिए ये जो अभिक्रिया होती है ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब जल अपघटन करेंगे, जल टूटता है HOH यानी H प्लस का और OH माइनस का, तो ये MgXOH ये बाहर निकल जाएगा और ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए RC डबल बॉन्ड OOH और एक बन गया MgXOH, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, ठीक है। आई अभिक्रिया समझ में। आगे देखिए पांचवी अभिक्रिया देखिए एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से। देखिए बच्चों समझिएगा, एसिड हैलाइड का जल द्वारा जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जलीय क्षारीय माध्यम में एसिड हैलाइड अधिक आसानी से जल अपघटित होकर पहले कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए हम लोगों ने हमारे एसिड हैलाइड की अभिक्रिया करवाई, एसिड हैलाइड है, इसका जल अपघटन करवाया हम लोगों ने, लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। ये तो बात कर रहे हैं जब अम्लीय जल अपघटन होता है, और जब क्षारीय जल अपघटन कराया क्षार की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलेट आयन और ये क्लोराइड आयन बना, ठीक है, जिसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे O माइनस से H आके जुड़ जाएगा और हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया, निर्माण, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड जल द्वारा जल अपघटित होकर संगत अम्ल देते हैं। तो देखिए ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ठीक है, कोई एनहाइड्राइड है, इसका जल अपघटन करेंगे तो बेंजोइक अम्ल बन गया। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कैसे, भाई C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया। जल अपघटन करवा रहे हैं इसका जल के साथ में, ठीक है। तो देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये टूट जाएगा इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे बेंजोइक अम्ल के दो अणु बन गए। तो इस तरीके से देखिए एनहाइड्राइड का अपघटन हो गया। इसी तरीके से देखिए बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका भी जल अपघटन होगा, एक तो बनेगा बेंजोइक अम्ल और एक बनेगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब देखिए एस्टर से, देखिए एस्टरों के अम्लीय जल अपघटन से सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखिए एस्टरों से कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जाते हैं। तो देखिए ये कोई एस्टर है और एस्टर का जल अपघटन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये तो बना लेगा एल्कोहल, ठीक है, R डैश और इससे H जुड़ जाएगा, ये तो बन गया एल्कोहल, और ये RC डबल बॉन्ड OOH इसने बना लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरीके से देखिए, इसे देखिए एथिल बेंजोएट है, ठीक है, इसका हमने जल अपघटन किया, एक तो बन गया बेंजोइक अम्ल और ये बन गया एथेनॉल, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, एस्टर का क्षारीय जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है, जो अम्लन द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। और देखिए बच्चों, जब एस्टर का हम क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमें ये लवण प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें CH3 CH2 CH2 COO माइनस और Na प्लस, ठीक है, यानी इस तरीके से कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। और ये एल्कोहल, और इसका जब अम्लन किया जाता है तो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ, यानी क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, यह अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। और देखिए आज हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्लों का एक परिचय पढ़ा, नाम पद्धति पढ़ी, IUPAC नामकरण पढ़ा और विरचन की विधियां पढ़ी। तो देखिए बच्चों, आप इन IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस करिए और इन अभिक्रियाओं को भी बार बार लिख के याद करिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आने वाले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।